Good morning, everyone. Welcome to this PhD coursework. Uh, I am Dr. Advait Mewada from the Department of Physics, Jeel Goswami College of Science and Research, Monarch University. आपका जो एक कोर्स है ये डेटा एक्यूमुलेशन एंड प्रोसेसिंग के बारे में है, ठीक है। ये आपके PhD कोर्स वर्क 101 का सेकेंड यूनिट के बिलोंग करता है। आपका जो सिलेबस है उसको मैंने ब्रॉडली दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, एक डेटा एक्यूमुलेशन पार्ट और दूसरा डेटा प्रोसेसिंग पार्ट, ठीक है। ये सारा इन्फॉर्मेशन है हमने बुक रिसर्च मेथोडोलॉजी मेथड्स एंड टेक्निक्स बाय C.R. कोठारी उसमें से लिया हुआ है। यहाँ पे आपके चैप्टर है चैप्टर 7 और 6, ठीक है। जो डेटा एक्यूमुलेशन पार्ट है उसमें आपको कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा लेना है, उसमें गुड क्वेश्चनर्स और शेड्यूल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। साथ में हम डिस्कस करेंगे कि भाई डेटा कलेक्शन की प्रॉपर मेथड कौन सी होती है, और हम केस स्टडी के ऊपर भी थोड़ा ध्यान देंगे, ठीक है। इसके अलावा हम कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डेटा को देखेंगे। प्रोसेसिंग पार्ट है वो बेसिकली क्या होता है कि आपने एक बार डेटा कलेक्ट कर लिया है, उसके बाद आप क्या करते हो। प्रोसेसिंग को ऑपरेशंस में डिवाइड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, टैबुलेट करते हैं। उसके बाद हम उस इंफॉर्मेशन को चेक करते हैं कि भाई उसकी सेंट्रल टेंडेंसी कैसी है, डिस्पर्शन कैसा है, कौन से एट्रीब्यूट्स इसके साथ जुड़े हुए हैं। उसके बाद हम इसी डेटा का कोरिलेशन और रिग्रेशन एनालिसिस भी करते हैं, ठीक है। उसमें भी मल्टीपल कोरिलेशन हो सकता है, पार्शियल कोरिलेशन हो सकता है, डेटा का इंटरपोलेशन और एक्स्ट्रापोलेशन भी होगा। हमारा जो नेक्स्ट है वो बेसिकली है कि मैं स्टार्ट करता हूँ कि डेटा एक्यूमुलेशन पार्ट। तो जब हम कहते हैं कि डेटा एक्यूमुलेशन यानी हम डेटा को इकट्ठा कर रहे हैं, तो डेटा इकट्ठा कहीं से तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप जब डेटा इकट्ठा करते हैं तो डेटा जो इकट्ठा होता है उससे आप दो तरह से अलग कर सकते हैं। एक होता है प्राइमरी डेटा और दूसरा होता है सेकेंडरी डेटा, ठीक है। तो प्राइमरी डेटा क्या है? प्राइमरी डेटा है वो डेटा है जो आपने खुद पहली बार कलेक्ट किया हुआ हो, ठीक है। यानी ये कैसा होता है, ये फ्रेश होता है और ओरिजिनल, ठीक है। आपका खुद का ओरिजिनल डेटा है, तो इसे कहते हैं प्राइमरी डेटा। तो फिर सेकेंडरी डेटा कौन सा है? सेकेंडरी डेटा वो है जो किसी और ने कलेक्ट किया है और आप उसे यूज़ करते हो, ठीक है। किसी और ने कलेक्ट किया है, उसका एनालिसिस किया है और उसके बेसिस पे उसने कुछ रिजल्ट्स दिए हैं। वो रिजल्ट्स आप अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, अपने काम के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो वो डेटा सेकेंडरी डेटा कहलाता है, ठीक है। अब प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा में फ़र्क क्या है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने कहा कि प्राइमरी डेटा है आप कलेक्ट करते हो, जबकि सेकेंडरी डेटा है वो सेकेंडरी डेटा है वो बेसिकली होता है कि किसी और ने कलेक्ट किया है और आप इस्तेमाल करते हो, ठीक है। इसमें ये जैसे कि डेफिनेशन कहती है ये ओरिजिनल है और फ्रेश इंफॉर्मेशन है, जबकि ये सेकेंडरी है किसी और ने ढूंढा हुआ है, इसलिए क्या है कि भाई ये हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन है, ओके। ये क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन देता है, ये क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन है। क्वालिटेटिव मीन्स कि आप उस चीज़ के बारे में क्वालिटी वाइज इंफॉर्मेशन देखिए, प्रॉपर फ्रेश क्वालिटी है। या जहाँ पे सेकेंडरी डेटा है वो सिर्फ नंबर्स के थ्रू सारी इंफॉर्मेशन दे रहा है। प्राइमरी डेटा में क्या होगा कि कवरेज लिमिटेड, क्योंकि आप खुद कर रहे हो, आपने ये प्रोजेक्ट लिया है, तो जितना आप कवर करें वो एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को एड्रेस करने के सॉल्व करने के लिए इसको लिया हुआ है, तो यानी इसका कवरेज कितना लिमिटेड। जबकि सेकेंडरी डेटा क्या है, अलग अलग लोगों ने अलग अलग डेटा ढूंढा है, उसको कलेक्ट करके आप यूज़ करते हो, तो इसका कवरेज जो है वो ज़्यादा है। इट कंज्यूम्स मोर टाइम, कॉस्ट एंड एफर्ट। यहाँ पे आप सब कुछ आपको करना है, तो ऑब्वियसली आप सीखेंगे करेंगे तो टाइम लगता है और उसके पीछे खर्चा भी लगेगा और एफर्ट भी लगेगी। सेकेंडरी डेटा में ये सारी मेहनत किसी और ने कर ली है और वो आप सिर्फ यूज़ कर रहे हो, तो क्या हो जाता है कि ये
इसमें टाइम बचता है, कॉस्ट और एफर्ट भी बचती है। ठीक है, प्राइमरी डेटा एक्यूरेट होता है और रिलायबल, क्योंकि आपने खुद ढूंढा हुआ है आपके काम के पर्पज़ के लिए। ठीक है, तो आपको पता है कि कितना ऑथेंटिक है ये डेटा, कितना एक्यूरेट है। जबकि सेकेंडरी डेटा किसी और ने ढूंढा हुआ है, तो आपको आइडिया नहीं है कि भाई उसने किस तरह से एनालिसिस किया होगा, किस तरह से कलेक्ट किया होगा, किस तरह से रिकॉर्ड किया होगा और किस तरह से क्या बोलते हैं कैलकुलेशंस किए होंगे। तो इसके लिए क्या है कि वैलिडिटी भी नहीं है और रिलायबिलिटी भी नहीं है। प्राइमरी डेटा कलेक्शन मेथड्स। ठीक है, जब प्राइमरी डेटा कलेक्ट करते हैं तो आपके पास चार तरह से आप मेथड्स कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो पहली मेथड है ऑब्जर्वेशन मेथड है, दूसरी मेथड है इंटरव्यू मेथड है, तीसरी मेथड है क्वेश्चनर्स हैं, चौथी मेथड है शेड्यूल्स। ठीक है, पिक्चर में आपको एक्सपेरिमेंट भी दिखता है, तो वो भी एक मेथड है, लेकिन जनरली हम ये 4 मेथड जो मैंने बाजू में लिखी है उसको हम कंसीडर करते हैं। तो पहले हम ऑब्जर्वेशन मेथड की बात करते हैं। ऑब्जर्वेशन क्या मेथड क्या होती है, तो इसको जनरली क्या बोलते हैं कि बिहेवियरल साइंसेस के साथ जुड़ा गया है। ठीक है, यहाँ पे क्या बोलते हैं कि ऑब्जर्वेशन को एक साइंटिफिक टूल की तरह यूज़ किया जाता है और इसकी मदद से आप डेटा कलेक्ट करते हो। अब ये ऑब्जर्वेशन मेथड जब यूज़ करेंगे तो उसके लिए आपको पहले से एक सिस्टमेटिक प्लान बनाना पड़ेगा और उस प्लान के अकॉर्डिंग आपको ऑब्जर्वेशन करना है और रिकॉर्ड भी करना है डेटा को सारा। ठीक है, उसके ऊपर जब आप डेटा रिकॉर्ड करते हो तब उसके ऊपर आपको चेक करना है कि भाई आपने प्रॉपर्ली एंटर किया है, कुछ गलती नहीं की है। ठीक है, अब ऑब्जर्वेशन मेथड में होता क्या है, ऑब्जर्वेशन मेथड में बेसिकली करते आप क्या हो कि आपके खुद के ऑब्जर्वेशन से, आपके खुद के देखने से जो आपको मिलता है, विश्लेषण करने से जो आपको मिलता है किसी सिचुएशन के बारे में, उसके ऊपर आप क्या है रीडिंग नोट करते हैं। अब यहाँ पे पॉइंट ये है कि ऑब्जर्वेशन का एक एग्जांपल मैं देता हूँ आपको कि लेट अस से कि आपने एक प्रॉब्लम लिया है। आपका प्रॉब्लम है कि एक कस्टमर है वो घड़ी को कैसे ख़रीदता है। ठीक है, ऑब्वियसली यहाँ पे बहुत सी चीज़ें इन्वॉल्व हैं, तो उसके लिए क्या करोगे, आप किसी एक स्टोर में जाओगे, घड़ी के स्टोर पे, वहाँ पे जाके बैठ जाओ किसी एक पॉइंट पे और फिर वहाँ पे जो भी कस्टमर आता है वो आके क्या कर रहा है वो आप नोट करो। आप ये देखोगे कि भाई वो आके आपको कुछ ऐसे दिखेंगे कि जो सिर्फ आके घूम के चले गए, कुछ आके बैठे हुए हैं और कुछ क्या बोलते हैं, कुछ है आके डेटा घड़ी को ऑब्जर्व करेंगे, उसको लेंगे, क्रॉस चेक करेंगे कैसी लग रही है। कस्टमर है वो शॉपकीपर से बात करेगा कि भाई ये घड़ी किस ब्रांड की है, इसकी पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है, इसके लिए आप डिस्कस करोगे। तो आप एज ए ऑब्जर्वर नोट करोगे कि उसका बिहेवियर कैसा है, वो किस किस चीज़ों पे ध्यान दे रहा है और उसके बेसिस पे वो आप नोट करोगे और आप डिसाइड करोगे कि भाई कस्टमर का बिहेवियर एक बॉस की तरफ कैसा है, किस तरह के बॉस सिलेक्ट करने के लिए क्या करते हैं। ठीक है, तो ये ऑब्जर्वेशन मेथड है। अब इसका एग्जांपल है ऐसा कि भाई एक रिसर्चर पब्लिक पार्क में बैठा हुआ है और आजू बाजू में देख रहा है कि लोग क्या कर रहे हैं, लोग एक दूसरे कैसे बातें कर रहे हैं, इस एनवायरनमेंट में क्या कर रहे हैं। तो अब अगर आप पार्क में हैं तो लोग ऐसे हो कि भाई बैठ के गपशप कर रहे हो सकते हैं, कुछ लोग जॉगिंग कर सकते हैं, कुछ लोग अपने पेट्स के साथ खेल रहे होंगे, बच्चे हैं ग्रुप में खेल रहे होंगे। तो ये आप नोट कर सकते हैं ऑब्जर्व, अगर आपने ऐसा कोई प्रॉब्लम लिया है तो। ठीक है, एक साइकोलॉजिस्ट हो सकता है अपनी लेबोरेटरी में बैठ के सब कुछ स्टडी कर सकता है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन करने के लिए ज़रूरी नहीं कि भाई पार्क में ही जाना है, आप लेबोरेटरी में स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो सकता है कि भाई आपने पार्टिसिपेंट कुछ प्रॉब्लम्स दिए हैं और वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप एज ए साइकोलॉजिस्ट आप ये एनालाइज कर सकते हैं कि भाई ये प्रॉब्लम्स को किस तरह सॉल्व कर रहा है।
अलग अलग ग्रुप से अलग अलग तरह से सब को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप वो नोट करें कि भाई कौन सा ग्रुप कौन सी मेथड को फॉलो कर रहा है। ठीक है, एक सोशियोलॉजिस्ट अगर है तो वो कैसे कर सकता है कि कस्टमर्स हैं शॉपिंग मॉल में जा रहे हैं तो वो किस उनकी हैबिट्स क्या है। ठीक है, वो किस तरह की चीज़ को ख़रीदना पसंद करते हैं। ठीक है, किस तरह की चीज़ की तरफ वो खींचे चले जाते हैं, तो वो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब आप मैं एज ए एजुकेशन रिसर्चर हूँ अगर, तो मैं देखिए क्लासरूम में जाऊँगा और नोट करूँगा कि भाई टीचर और स्टूडेंट एक दूसरे का कैसा रिएक्ट करते हैं, किस टीचर की किस मेथड को किस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है। ठीक है, और उसकी वजह से बच्चे क्या सीख रहे हैं क्या नहीं सीख रहे हैं, तो ये मैटर करता है। ये ऑब्जर्वेशन मेथड है। ठीक है, यहाँ पे मेन बात ये नोट करनी है आपको ऑब्जर्वेशन मेथड में कि बेसिकली एज एन ऑब्जर्वर आप किसी के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं, आप बस देख रहे हो और नोट कर रहे हो, आप उनसे जाके बात नहीं कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे एटलीस्ट डिपेंडिंग ऑन टाइप्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम टाइप्स की बात करते हैं। अगर आपने ऑब्जर्वेशन किया है उसके पहले आपने डिफ़ाइन कर दिया है, आपने पक्का कर दिया कि मैं किस तरह से देखूँगा, किस तरह से इंफॉर्मेशन को नोट करूँगा, किस तरह से कंडीशंस को कंपेयर करूँगा, और उसके बाद आपने जो लिखा जो दिख रहा है आपको उसको आप रिकॉर्ड करते हो, तो उसे कहते हैं स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन। ठीक है, यानी आपने एक ढांचा बनाया हुआ है और उस ढांचे के अंदर सब कुछ प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज करके आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो इसे कहेंगे स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अगर कई बार ऐसा सिचुएशन होता है कि जहाँ पे आपको ऐसा कुछ प्लानिंग किए बिना ही कर सकते हैं। ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन तो क्या है, इसे कहते हैं अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन। तो ये एक डिवीज़न है। दूसरा जो टाइप है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि जो ऑब्जर्वर है जिनको वो ऑब्जर्व कर रहा है उनके साथ वो जुड़ जाएगा। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप ऐसा बोल सकते हो कि भाई कोई पर्टिकुलर ग्रुप एक्टिविटी है कोई कम्युनिटी की। ठीक है, या बच्चे कुछ गेम खेल रहे हैं, अब मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि भाई बच्चे गेम कैसे खेलते हैं, तो एक काम मैं कर सकता हूँ कि मैं जाके उन बच्चों के साथ खेलूँगा और देखूँगा कि उनका रोल कैसा हो, वो कैसे कैसे खेल रहे हैं। ठीक है, ताकि मुझे पता चले कि बच्चे खेल रहे हैं तो वो क्या क्या फीलिंग हो रहा है। तो इस तरह का जो ऑब्जर्वेशन होता है उसे कहते हैं पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, यानी कि आप उनके साथ जुड़ के आप खेल रहे हो और जान रहे हो, उनको ऑब्जर्व कर रहे हो, उनके साथ खेलते खेलते। ठीक है, दूसरा होता है कि भाई बच्चे खेल रहे हैं, मैं दूर से देख रहा हूँ, बच्चे खेल रहे हैं, मेरा उनके साथ मैं जुड़ा हुआ नहीं हूँ, तो दूर से देख रहा हूँ कि ये कैसे खेल रहे हैं, और मैं अपने एक्सपीरियंस है, मैं जो सोचता हूँ वो कि ये लोग ये फील करते होंगे, वो मैं लिखता हूँ, मैं नोट डाउन करता हूँ। तो इसे कहेंगे नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अब इसके फ़ायदे और नुकसान क्या है ऑब्जर्वेशन मेथड के। इसके जो फ़ायदे हैं, एक तो कि सब्जेक्टिव बायसेस एलिमिनेटेड। ठीक है, यहाँ पे क्या बात है कि अगर आप बहुत ही लॉजिकली और प्रॉपरली ऑब्जर्वेशंस लेते हो, नोट करते हो हर चीज़ को, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है कि सब्जेक्टिव बायस क्या होता है कि हम अलग अलग चीज़ को अलग अलग नज़रिए से देखते होते हैं। ठीक है, तो अगर आप एज ए ऑब्जर्वर कर रहे हैं, कुछ कस्टमर्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपको कुछ के ड्रेस कोड पसंद नहीं आए या किसी का बिहेवियर पसंद नहीं आया, तो आप अकॉर्डिंगली शायद कैसा होगा उसका नेगेटिव पॉजिटिव लिख सकते हो। अब इस केस में क्या होता है कि अगर आप एक्टिविटी सब कुछ कर रहे हो तो ये शायद ये बायस है वो सब आपके निकल जाएंगे और प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है। अगेन ये जो इन्फॉर्मेशन आपने ऑब्जर्व किया, आप नोट कर रहे हो, तो ये क्या है कि करंट इन्फॉर्मेशन है, यानी कि जो अभी हो रहा है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे पास्ट का कुछ पता नहीं, ना फ्यूचर का पता है। ठीक है, तो ये करंट इवेंट होती है। इस मेथड में क्या होता है कि हमें किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, काफ़ी जो दूसरी जो मेथड्स है उसमें जनरली क्या होता है कि जो जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उसकी परमिशन चाहिए होती है, इन द सेंस कि भाई उससे बातचीत करनी पड़ती है, उससे जवाब निकलवाने पड़ते हैं।
ठीक है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, वो अपनी मर्ज़ी में जो कर रहा है आप नोट कर रहे हो और आपको अकॉर्डिंगली आपके आंसर्स मिल रहे हैं, ठीक है। तो इसमें ये बोलता है कि इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ रिस्पोंडेंट्स विलिंगनेस टू रिस्पॉन्ड एंड एज सच इज़ रिलेटिवली इंडिपेंडेंट ऑफ रिस्पॉन्डेंट्स विलिंगनेस, उसके उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। अब ऐसा कोई मेथड का फ़ायदा भी तो होना चाहिए कहीं पे भी। तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है कि ये ऐसी एक ऐसा मेथड है जो उन लोगों के ऊपर काम आएगा जो लोग जवाब नहीं दे सकते, बोल नहीं सकते हैं, ठीक है, अपने फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर सकते, ऐसे लोगों उनको आप ऑब्जर्व करके नोट कर सकते हो, उनके बारे में जान सकते हो, ठीक है। ये मुख्य व्यक्ति के बारे में भी हो सकता है और काफ़ी बार ऐसा भी है कि जानवर या उन सबको भी आप ऑब्जर्व करते हो तो ये मेथड सही रहती है, ठीक है। जानवर जो फील करता है वो आपको समझना आपके लिए डिफ़िकल्ट है, लेकिन आफ्टर प्रॉपर उसका जो आपने क्या बोलते हैं कि अगर स्ट्रक्चर ऑब्जर्वेशन बना के रखा हुआ है तो आप जानवर के रिएक्शंस क्या है वो आप नोट कर सकते हो, तो ये उस तब काम आता है। ऑब्वियसली हर मेथड है, उसके फ़ायदे हैं तो उसके नुकसान भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये इस मेथड ये एक्सपेंसिव मेथड है, क्यों, इसमें बहुत टाइम जाता है, आपको बहुत फोकस रखना है, एफर्ट लगाना पड़ता है, ठीक है। अगेन यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन मिलती है ये बहुत ही लिमिटेड है। लिमिटेड इन द सेंस क्या कि जो आप देख रहे हो वो आप रिकॉर्ड कर रहे हो, एक टाइम पे आप जो आ रहा है जो हो रहा है वो आप नोट कर रहे हो उस वक्त के लिए। आप करंटली बहुत सारी जगह पे जो कुछ हो रहा है वो आप नोट नहीं कर पाते, ठीक है, तो आप बहुत लिमिटेड हो जाते हो यहाँ पे, ठीक है। अनफोर्सिन फैक्टर्स में इंटरफियर विद द ऑब्जर्वेशन टास्क, ठीक है। यहाँ पे क्या हो सकता है कि कुछ चीज़ों की वजह से आपका जो ऑब्जर्वेशन है वो अफेक्ट हो सकता है, ठीक है। कस्टमर शायद ना आए वॉच देखने के लिए, या क्या बोलते हैं कि कुछ ज़्यादा ही लोग आ गए तो आप सबको ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे, सबके रिएक्शंस को एक साथ, तो इस तरह से कुछ ना कुछ अफेक्ट कर रहा है, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को यहाँ पे कोई क्वेरी नहीं आई हो। हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो दूसरा जो मेथड है जिसको हम स्टडी करेंगे वो है इंटरव्यू मेथड, ठीक है। तो जैसे कि ऑब्जर्वेशन मेथड में ऐसा है कि जहाँ पे हमें कोई इंटरेक्शन नहीं करना है, एक हम दूर से देख के सब नोट करते हैं। इंटरव्यू मेथड में हमें जिसको हम स्टडी कर रहे हैं उसके साथ बातचीत करते हैं, उसके रिस्पॉन्सेज नोट करते हैं, ठीक है। तो ये इंटरव्यू मेथड है। तो इंटरव्यू मेथड में वो जनरली थोड़ा और प्रॉपर्ली कहेंगे तो ये पर्सनल इंटरव्यू मेथड भी कह सकते हैं। और इसके अंदर जनरली जो क्वेश्चंस पूछता है, ठीक है, जो कि हम होंगे वो इसे कहते हैं इंटरव्यूअर, और वो उसके सामने जो बंदे होंगे, एक या ज़्यादा बंदे हो सकते हैं जिनका वो इंटरव्यू लेता है, ठीक है। अब इंटरव्यू के दो प्रकार हैं, एक डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन और दूसरा इनडायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। डायरेक्ट का मतलब क्या है कि अगर आप जिस चीज़ के बारे में या जिस व्यक्ति के बारे में या जिस ग्रुप के बारे में जानना चाहते हैं आप डायरेक्टली उनसे बात कर रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे कुछ हुआ है या जिन लोगों से आपको मिलना है, ठीक है। तो वो एक इसे कहते हैं डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। सपोजिंगली कहीं पे कोई दंगा फसाद हो गया है तो जो दंगा फसाद करने वाले लोग हैं या उस दंगा फसाद होने के बाद जो लोग चले गए हैं और जो बचे हुए लोग हैं उनके साथ क्या हुआ था, वो क्या फील कर रहे हैं, वो डायरेक्टली उनसे जाके बात करते हो और जानते हो, तो इट इज़ लाइक ए डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। अगर उसकी जगह पे आप जिनको अफेक्ट हुआ है उनके दोस्त या किसी और से बात करके उनके बारे में, भाई इस एरिया में दंगा हुआ था तो भाई क्या हुआ था, तुमने देखा था, तो उनके जो ऑब्जर्वेशन है और उसके हिसाब से आप नोट करते हो, तो वो क्या है कि उसे कहते हैं इनडायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन बन जाता है। डायरेक्ट में क्या है कि आपको पता है, आप देख रहे हो कि क्या हो रहा है, इसलिए आपके जो रीडिंग्स हैं वो काफ़ी हद तक ऑथेंटिक रहते हैं।
जेन्युइन रहते हैं। लेकिन इनडायरेक्ट के केस में क्या होगा कि आपको ये लगेगा कि आपको वेरीफाई करना पड़ेगा कि भाई जो बंदा जो बोल रहा है सच बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। ठीक है, उसको क्या करना पड़ेगा, क्रॉस एग्जामिन करना पड़ेगा, भाई यहाँ पे ऐसा था, वहाँ पे ऐसा था, तो कंपेयर करना पड़ेगा भाई सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। ठीक है, इंटरव्यू मेथड के एग्जांपल्स के लिए देख सकते, कंपनी इंटरव्यू को यूज़ करती है कस्टमर के बारे में जानने के लिए, उनके एटीट्यूड्स कैसे हैं, उनका प्रेफरेंस कैसा है, वो किस तरह से खरीदी करते हैं। तो वो क्या बोलते हैं, उसकी वजह से ये लोग क्या बोलते हैं कि अपने प्रोडक्ट का जो डिज़ाइन है, डेवलपमेंट है या फिर उसकी मार्केटिंग है, वो उसके बेसिस पे करते हैं। ठीक है, साइकोलॉजी। तो रिसर्चर्स हैं इंटरव्यू को यूज़ करते हैं कि भाई जो पार्टिसिपेंट है, जो उस टेस्ट में जो पार्ट कर रहे हैं, उनके थॉट्स, फीलिंग्स और बिहेवियर कैसे हैं, उसके बेसिस पे फिर इंटरव्यू को स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड कर सकते हैं और फिर आप उस प्रॉब्लम को एक्सप्लोर कर सकते हैं। सोशियोलॉजी में सोशियोलॉजिस्ट का इंटरव्यू का इस्तेमाल करेंगे कि भाई कोई सोशल फिनोमिना है, जैसे कि इनइक्वालिटी है, सोशल मूवमेंट्स, ग्रुप डायनेमिक्स हैं। ठीक है, तो वो सब कैसे होते हैं, कौन करता है, किस तरह के उनके उनके एक्सपीरियंसेस हैं। ठीक है, एजुकेशन में हम एजुकेटर्स, हम पेरेंट्स से, स्टूडेंट्स से, टीचर से फीडबैक ले सकते हैं कि भाई उनका स्कूल का प्रोग्राम चल रहा है, वो प्रॉपर चल रहा है कि नहीं चल रहा है, उनकी पॉलिसीज़ है उसकी क्या इफ़ेक्ट हो रही है, किस तरह से प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, तो इसका हम यूज़ करके क्या कर सकते हैं कि भाई वो पढ़ाई का जो आउटकम है या उनके एजुकेशन है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। अब इंटरव्यू मेथड के फ़ायदे और नुकसान भी होंगे, राइट। तो इंटरव्यू मेथड के जो फ़ायदे हैं वो हम थोड़ा देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है प्रॉपर, और वो कैसी प्रॉपर, यानी कि पूरे डेप्थ में मिलती है आपको, क्योंकि आपके पास वो इन्फॉर्मेशन वो लोग अवेलेबल है जिनको आप स्टडी कर रहे हैं। तो आप उनको कुछ भी पूछ के और किसी भी तरह से उनसे सारी जो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो इकट्ठा आप कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप ग्रुप को इंटरव्यू कर रहे हो तो आप डिसाइड कर सकते हो एज ए इंटरव्यूअर, आपके पास पावर है कि कौन आंसर करेगा, कौन आंसर नहीं करेगा। आप काफ़ी बार ऐसे क्वेश्चन पूछ के सबको शॉक कर सकते हो, चौंका सकते हो, ताकि आपको उनके रिएक्शन देखने मिलेंगे कि भाई वो क्या सोचते हैं, कैसा सोचते हैं, और उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। इंटरव्यूअर ये भी कर सकता है कि लोगों के बारे में जो आए हैं, जिनको वो इंटरव्यू कर रहा है, उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, उनकी सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन भी कलेक्ट कर सकता है। ठीक है, क्योंकि इसके बेसिस पे हम बाद में अपने जो रिजल्ट्स हैं उसको स्टडी कर सकते हैं। इसलिए इस तरह से पर्सनल इन्फॉर्मेशन इंटरव्यू काफ़ी यूज़फुल है। एक और चीज़ है कि भाई ये मेथड में बहुत ही फ्लेक्सिबिलिटी है। आप कभी ये प्रश्न पूछ रहे हो, आपने लॉजिकली इधर जाना है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, लेकिन आपको लगता है कि इस यूज़र के साथ ये जो जिससे आप बातचीत कर रहे हो उसके साथ ये एप्लीकेबल नहीं है, आप इसको कुछ और क्वेश्चन है जो इसका ज़्यादा रेलेवेंट है, आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चंस ऑन दी स्पॉट आप चेंज करके जो भी चाहिए इन्फॉर्मेशन, ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव चीज़ें वो आप कलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे क्या है कि क्योंकि सब कुछ आपके कंट्रोल में है, तो क्या होता है कि जनरली चुप ही नहीं रहा, लोग आपको रिस्पॉन्ड करते हैं। तो यहाँ पे आके लो रिस्पॉन्स जो आता है, जो दूसरी मेथड्स है जैसे कि शेड्यूल्स और क्वेश्चनर्स, तो वो सब परेशानी यहाँ पर नहीं होती। लैंग्वेज ऑफ इंटरव्यू कैन बी एडॉप्टेड टू द एबिलिटी और द एजुकेशन लेवल ऑफ द पर्सन इंटरव्यू। अब आप किसी प्रॉब्लम को एड्रेस कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, और उसके लिए आप लोगों से बातचीत कर रहे हो, तो ये ज़रूरी है कि आप उसके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना हो तो आपको उसके जैसा, उसके लेवल पे बात करके उससे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ेगी। अगर आप किसी स्पोर्ट्स इवेंट के बारे में जानना चाहते हैं, तो अगर स्पोर्ट्स वाले बंदे से आप इंटरव्यू दें तो आपको स्पोर्ट्स के कुछ टर्म्स पता होंगे, स्पोर्ट्स के एटीट्यूड का पता होना चाहिए, तभी आप उसके या कल्चर के बारे में पता होगा, तो आप उससे बात करोगे तो वो आपको जल्दी और पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज देगा। अगर आप ऐसे बात करोगे भाई मुझे आपको इस चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं है, आपको उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है और आप कुछ कह भी नहीं करते इस चीज़ के बारे में,
तो वो शायद आपको कुछ शॉर्ट में आंसर देके आपका इंटरव्यू को ख़त्म कर सकता है। ठीक है। काफ़ी बार ऐसा होगा कि जिसको आप पूछ रहे हैं वो उतना क्या स्मार्ट या नॉलेजेबल नहीं है, लेकिन उसके पास कुछ इन्फॉर्मेशन है जो काम की हो सकती है, तो आपको उस लेवल पे जाके बात करना पड़ेगी। इस मेथड के फ़ायदे भी कुछ हैं। एक तो ये बहुत महंगी है, क्योंकि आप पर्सनली सबको इंटरव्यू करोगे, यानी क्या है, एक के बाद लोग आएंगे तो टाइम जाएगा। ठीक है। और जिनको बुला रहे हो वो आएंगे, बैठेंगे, खाएंगे पीएंगे, शायद हो सकता है, तो वो खर्चा भी रहता है, टाइम, और इस तरह से आप रिसोर्सेज यूज़ करते हो उनके पीछे। ठीक है। उनके लिए अरेंजमेंट, अगर बहुत बड़ा ग्रुप है जिसको आप इंटरव्यू करने का, तो वो रुकेंगे कुछ दिनों के लिए आपके पास, तो और जैसे जैसे उनको नंबर लगे वो जाएंगे। तो आपने कोई प्रीमाइसिस रोका होगा जिसमें आप इनका इंटरव्यू है, तो उसका खर्चा भी देखना पड़ेगा। ठीक है। यहाँ पे बायस की बात है। ठीक है। अब क्योंकि अब दो लोग बात कर रहे हैं, अगर मैं कुछ चीज़ों को बहुत पॉजिटिव देख रहा हूँ, कुछ चीज़ को बहुत नेगेटिव देखता हूँ, तो अगर जिस चीज़ को मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ वो कुछ चीज़ बताता है, वो मेरे नेगेटिव रिस्पॉन्स में आता है, मैं उसको उनको ऑपोज कर रहा हूँ, तो मैं शायद उसका जो फीडबैक है जो वो दे रहा है जवाब, उसको मैं शायद प्रॉपरली ना लिखूँ या फिर अवॉइड करूँ, मेंशन ही ना करूँ कि भाई ऐसा कुछ हुआ था। ठीक है। तो यहाँ पे बायस आता है इंटरव्यू का भी, और रिस्पॉन्डेंट को ऐसा हो सकता है कि भाई मुझे ये बंदा ऐसा है तो मैं इसके साथ ये चीज़ शेयर नहीं करूँगा, मुझे इसके साथ पॉजिटिव फीलिंग्स नहीं आया तो मैं इसके साथ ये बात नहीं करूँगा या वो बात शेयर नहीं करूँगा। तो शायद कितना भी कुछ बोले तो भी वो शेयर ना करें, या काफ़ी बार क्या होता है कि उसके आंसर को चेंज कर देते हैं, इंटरप्रिटेशन चेंज कर देते हैं। फिर अब इंटरव्यू है बड़े बड़े ऑफिशियल्स का और इम्पोर्टेंट लोगों का इंटरव्यू करना उतना इजी नहीं होता है। ठीक है। तो उनसे भी आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। काफ़ी बार क्या होता है कि एक इंटरव्यूअर प्रेजेंट है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि लोग एक्साइटेड हो जाते हैं, ओवर स्टिम्युलेट हो जाते हैं। ठीक है। तो वो क्या होता है, ज़रूरत से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन या कोई रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन ना हो ऐसा, या फिर इमेजिनरी इन्फॉर्मेशन कुछ हुआ ही नहीं है वैसी चीज़ बता देंगे। ठीक है। तो ये सब करने के लिए, अब किसी प्रॉब्लम को टैकल करने के जब आप इंटरव्यू मेथड बनाना यूज़ कर रहे हैं, तो आपको जो लोग इंटरव्यू करने वाले हैं उन सबको ट्रेन करना पड़ेगा। ठीक है। उन सबको ट्रेन करना पड़ेगा भी लोग ऐसा होंगे, ऐसा बिहेव करेंगे, तुम्हें ऐसा रिस्पॉन्स देना है, तुम्हें इस तरह से बात करनी है, वो सब ट्रेनिंग है, तो वो भी एक्सपेंस बन जाता है, खर्चा बन जाता है। यहाँ पे एक मेन चीज़ है कि इंटरव्यू मेथड में मेन एक क्या वो धारणा होती है कि भाई जिससे हम बातचीत कर रहे हैं वो हमको प्रॉपर जवाब देंगे और फ्रीली देंगे, जो कि होता नहीं है। क्योंकि काफ़ी बार सिचुएशन ऐसे है कि लोग इन्फॉर्मेशन बहुत झिझकते शेयर करते हैं। तो लेकिन ये इंटरव्यू मेथड का फाउंडेशन ही इस बात पे होता है कि भाई हम पूछेंगे वो जवाब देंगे और फ्रीली मुक्त मन से देंगे। ठीक है। जो कि होता है बहुत कम सिचुएशन में होता है, यानी कि एज एन इंटरव्यूअर आपको ऐसी सिचुएशन क्रिएट करनी पड़ेगी कि जो जिसका आप इंटरव्यू ले रहे हो वो कंफर्टेबल फील हो जाए, तभी ये सब पॉसिबल है। अब हम डेटा कलेक्शन की तीसरी मेथड के बारे में स्टडी करेंगे, जिसे कहते हैं क्वेश्चनर्स। ठीक है। तो क्वेश्चनर्स में क्या होता है, क्वेश्चनर्स में एक ऐसा कागज़ आएगा जिसमें आपको सवाल दिए जाएंगे और आपको उसके जवाब देंगे। तो इसलिए इसके एक पूरा कागज़ है जो सवालों से भरा हुआ है। तो एक तरह से ये इंटरव्यू है जो एक कागज़ पे लिखा गया है और आपको जवाब देने हैं। ठीक है। तो जैसे कि लिखा हुआ है कि इट इज़ यूजुअली सेंड बाय पोस्ट, यानी जनरली ये क्वेश्चनर है, एक कागज़ है जो बाय पोस्ट लोगों को भेजा जाता है और एक्सपेक्ट किया जाता है कि जिसको भी भेजा गया है वो उसको खोलेगा, पढ़ेगा, इसके जवाब देगा और वापस पोस्ट करेगा। ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सी चीज़ें इन्वॉल्व है। एक, आप पोस्ट कर रहे हो तो पहले बात है कि जिनको पोस्ट कर उनको मिलना चाहिए। दूसरी बात है जो जिनको मिला है वो उतने कैपेबल होने चाहिए कि वो पढ़ सके, ठीक, और समझ सके कि भाई आप क्या पूछ रहे हैं। ओके।
उसके बाद पढ़ने के बाद वो लोग रिस्पॉन्ड करें, जवाब दें और फाइनली उसको पोस्ट करें। ठीक है, तो ये बहुत से स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व हैं। ठीक है, अब हम सोचेंगे कि ये शायद काफ़ी डिफ़िकल्ट है, लेकिन ये एक्चुअली बहुत ही पॉपुलर मेथड है, क्योंकि इसमें खर्चा बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन इसी का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसमें खर्चा बहुत कम आता है और बहुत सारे लोग कवर कर सकते हैं। तो ये प्राइवेट इंडिविजुअल्स, रिसर्च वर्कर्स, प्राइवेट एंड पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस और गवर्नमेंट्स भी यूज़ करती हैं इसका। ठीक है, तो एग्जांपल्स क्या हैं इसके? तो मार्केट रिसर्च में, जैसे कि प्रीवियस इंटरव्यू में था उन सब में बात की, सेम चीज़ ही होगी, लेकिन यहाँ पे क्या है कि क्वेश्चन इंटरव्यू किया गया तो क्वेश्चनर यूज़ करेंगे। ठीक है, एकेडमिक रिसर्च के लिए कर सकते हैं, हेल्थ केयर के लिए कर सकते हैं, जो भाई आपने दवाई का रिस्पॉन्स कैसा रहा, आप क्या फील कर रहे हैं। सोशल मीडिया में लोग इकट्ठा कर सकते हैं अपने सोशल गैदरिंग्स और उसके बेसिस पे, तो वो सब पॉसिबल है। ठीक है, अब क्वेश्चनर्स के फ़ायदे मेन क्या है? तो क्वेश्चनर्स का जो मेन फ़ायदा है वो है बहुत ही कम कॉस्ट, और कम कॉस्ट में ये बहुत सारी जगह कवर करता है, इसीलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मेथड है। ठीक है, और इसमें जैसे कि एक क्वेश्चंस के है जवाब देने हैं, तो ये क्या है कि ये इज़ फ्री फ्रॉम बायस। यहाँ पे कोई बायस नहीं है कि भाई इंटरव्यूअर जो बोल रहा है और इंटरव्यू को सुन रहा है कुछ उल्टा पुल्टा लिख रहा है, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, जो भी जवाब है वो जिसको भी भेजा है वो अपने रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग लिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो रिस्पॉन्ड करने वाला है व्यक्ति है उसके पास टाइम है पूरा, तो वो आराम से सोच विचार के अपने जवाब लिख सकता है। ठीक है, जैसे कि इंटरव्यू मेथड में ऐसा था कि भाई कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं या बड़े बड़े लोग हैं मिल नहीं पाएंगे, लेकिन इधर पोस्ट करना है, पोस्ट करेगा, पोस्ट किसी को भी मिल सकती है, तो हर किसी के घर पे पोस्ट आ सकती है, तो ये हर किसी को मिल सकता है। ठीक है, और लार्ज सैंपल्स कैन बी मेड यूज़ ऑफ एंड दस द रिजल्ट्स कैन बी मेड मोर डिपेंडेबल एंड रिलायबल। क्योंकि ये इसके जो आंसर्स आएंगे वो जब कलेक्ट करोगे ये बहुत बड़े एरिया को कवर करेगा, तो इसमें से जो जवाब आएगा वो आप डेफिनेटली बिलीव कर सकते हो कि ये सही होगा और प्रॉपर होगा। ठीक है, अब इसके भी कुछ गैर फायदे हैं। तो पहला प्रॉब्लम इसका है कि लोग मिलता है, लोगों को मिलता है ये पोस्ट, लेकिन कोई जवाब नहीं देता, तो यानी और पोस्ट भी नहीं करता, इसलिए कहते हैं लो रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, काफ़ी बार लोग रिस्पॉन्ड ही नहीं करते हैं, तो ये एक मेजर प्रॉब्लम है इसके साथ। अब ये मेथड कब पॉसिबल है? ये मेथड में आप जैसे कि मैंने कहा कि मैं पोस्ट करूँगा, सामने वाला रिसीव करेगा, पढ़ेगा और जवाब देगा, तो इसके लिए क्या ज़रूरी है कि जो जिसके साथ हम डील कर रहे हैं वो पढ़ा लिखा होना चाहिए, और दूसरा वो कोऑपरेट करना चाहिए कि हाँ भाई मुझे पढ़ा लिखा है लेकिन उसको कोऑपरेट करने का मन ना हो तो भी ये पॉसिबल नहीं है, उसको कोऑपरेट करने का मन भी होना चाहिए। अच्छा, कंट्रोल ओवर क्वेश्चनर में बी लॉस्ट वंस इट इज़ सेंड। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे कि इंटरव्यू मेथड में था कि जो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं आप, अचानक डिपेंडिंग के सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो क्वेश्चंस को चेंज भी कर सकते हैं। क्वेश्चनर के केस में कैसा है कि जैसे आपने पोस्ट कर दिया उसके बाद जो सेट ऑर्डर है उसी ऑर्डर में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चनर के ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं रहता। ठीक है, सो ये क्या बोलता है कि इट इज़ लॉस्ट वंस इट इज़ सेट। ठीक है, देयर इज़ एन इनबिल्ट इनफ्लेक्सिबिलिटी बिकॉज ऑफ द डिफिकल्टी ऑफ अमेंडिंग द अप्रोच वंस द क्वेश्चनर्स हैव बीन डिस्पैच्ड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि इसमें कोई ऑर्डर चेंज नहीं हो सकता, जैसे कि पहले में पता कंट्रोल चला गया। ठीक है, तो क्या होता है कुछ लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन ज़रूरी नहीं है कि भाई काम के होंगे, तो वो सब तो आप अवॉइड नहीं कर सकते, तो ये इनफ्लेक्सिबल रहता है एक तरह से। ठीक है, देयर इज़ ऑल्सो ए पॉसिबिलिटी ऑफ एम्बिगुअस रिप्लाइज एडिशन ऑफ रिप्लाइज ऑल टुगेदर। ठीक है, टू सर्टन क्वेश्चन इंटरप्रिटेशन ऑफ ओमिशन इज डिफिकल्ट। तो काफ़ी बार क्या होता है कि कुछ लोग कुछ क्वेश्चन के आंसर देते हैं या आधे देते हैं या नहीं देते हैं, तो उस केस में उन आंसर का क्या मीनिंग निकाल वो समझना मुश्किल है। ठीक है, और एक और प्रॉब्लम है कि जो लोग जवाब दे रहे हैं वो क्या सही लोग हैं कि नहीं है।
आपके प्रॉब्लम के साथ एसोसिएटेड लोग जो है, जो जिन्हों को ईमेल किया, जो क्वेश्चन भेजा गया है, क्या वो लोग रियली वो ऐसे लोग हैं जिनके बारे में आप स्टडी करना चाहते हैं, वही लोग हैं या फिर कोई और लोग हैं? वो आप नहीं। दिस मेथड इज़ लाइकली टू बी द स्लोएस्ट ऑफ ऑल। अब क्योंकि ये बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है, बहुत सारे लोगों के साथ डील करता है, तो सारे रिस्पॉन्सेज इकट्ठा हो तब तक आप स्टडी शुरू नहीं कर सकते, इसलिए ये बहुत ही स्लो मेथड है। एसेंशियल्स ऑफ ए गुड क्वेश्चन। एक क्वेश्चन कैसा होगा, ठीक है, तो क्वेश्चन कैसा होना चाहिए? जनरली शॉर्ट और सिंपल। लोगों को बड़े क्वेश्चन का सवालों का जवाब देने पर किसी को पसंद नहीं आता, इसलिए फर्स्ट प्रायोरिटी है कि आपका जो क्वेश्चनर बन रहा है वो शॉर्ट होना चाहिए और सिंपल होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चंस भी कैसे होने चाहिए? इट शुड स्टार्ट फ्रॉम इजी एंड धीरे धीरे वो डिफ़िकल्ट हो जाए। ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग में डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पूछ लिया तो क्या है कि लोग रिस्पॉन्ड करने का मन भी नहीं करेंगे। पर्सनल और इंटीमेशन केस क्वेश्चन शुड बी लेफ्ट टू द एंड, यानी आपके जो पर्सनल क्वेश्चन हैं और इंटीमेट क्वेश्चन हैं आपको जनरली एंड में रखना चाहिए, ताकि क्या है कि अगर कोई जो रिस्पॉन्डेंट है वो आंसर देना नहीं चाहे तो भी आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाती है। अगर स्टार्टिंग में ही आपने ऐसा कुछ पूछ लिया, इंटीमेट क्वेश्चन पूछ लिया, तो ज़रूरी नहीं है कि वो बाकी का फॉर्म और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, देगा आंसर। टेक्निकल टर्म्स एंड वेग एक्सप्रेशंस केपेबल ऑफ डिफरेंट इंटरप्रिटेशन शुड बी अवॉइडेड इन क्वेश्चनर। आपको क्वेश्चनर के अंदर टेक्निकल क्वेश्चंस कम पूछने हैं और ऐसे भी सवाल नहीं पूछने हैं कि भाई जिसके जवाब कुछ भी हो सकते हैं, या फिर जिसका जवाब अगर कोई लिखता है ताकि आप उसको किसी भी तरह से एनालाइज कर सकते हैं, इंटरप्रेट कर सकते हैं, ऐसा नहीं चाहिए। क्वेश्चंस में भी डाइकोटोमस, मल्टीपल चॉइस और ओपन एंडेड। तो क्वेश्चंस कैसे होंगे? आप क्वेश्चन को येस नो वाले रख सकते हो, ठीक है, या फिर मल्टीपल चॉइस रख सकते हो, या फिर ओपन एंडेड, इसके जो उसकी मर्जी है उसके अकॉर्डिंग वो आंसर लिख सकता है। देयर शुड बी सम कंट्रोल क्वेश्चंस इन द क्वेश्चनर व्हिच इंडिकेट द रिलायबिलिटी ऑफ द रिस्पोंडेंट। कुछ सवाल आपको ऐसे पूछने चाहिए कि जिससे आपको आइडिया मिल जाए कि जो इंसान आपको रिस्पॉन्स दे रहा है वो सही दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ठीक है। काफ़ी क्वेश्चन आप पूछ सकते हो सामने वाले को, जिससे आपको आइडिया मिल जाए कि ये किस तरह का बंदा है और इसके आंसर को हम किस तरह से सोच सकते हैं इसके आंसर्स के बारे में। इसलिए कुछ क्वेश्चन कंट्रोल क्वेश्चन को हमको रखने चाहिए। और क्वेश्चंस अफेक्टिंग द सेंटिमेंट्स ऑफ रिस्पॉन्डर शुड बी अवॉइडेड। और कुछ सेंसिटिव इश्यूज़ ऐसे कुछ चीज़ें हों उसके बारे में सवाल पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि ऐसे सवाल आप पूछोगे तो रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, ठीक है। एडिक्वेट स्पेस फॉर आंसर शुड बी प्रोवाइडेड इन द क्वेश्चनर टू हेल्प एडिटिंग एंड कैलकुलेशन। तो जो भी आंसर्स आ रहा है उसके लिए स्पेस रखनी पड़ेगी ताकि जो आंसर्स मिल रहे हैं उसको आप नोट कर सकें, ठीक है। देयर शुड ऑलवेज बी प्रोविजंस फॉर इंडिकेशन ऑफ अनसर्टेनिटी, नॉट नो, नो प्रेफरेंस एंड सो ऑन, ठीक है। तो क्या है कि काफ़ी बार कुछ क्वेश्चंस के बारे में लोगों के जो रिस्पॉन्स है वो क्लियर नहीं होते, ठीक है। तो उसके लिए ऑप्शन देना चाहिए ताकि हमको आइडिया है कि ये जो जवाब नहीं दे रहे तो क्यों, कौन सा रीज़न है, वो आपको क्लियर होता है। ब्रीफ डायरेक्शन विद रिगार्ड टू फिलिंग द क्वेश्चन शुड इनवेरिएबली बी गिवन इन द क्वेश्चनर इटसेल्फ। क्वेश्चनर को कैसे भरना है उसके बारे में इंस्ट्रक्शन भी क्वेश्चनर में रखने चाहिए। द फिजिकल अपीयरेंस एंड द क्वालिटी ऑफ द पेपर ऑफ क्वेश्चनर शुड बी अट्रैक्टिव। आपको क्वेश्चनर कैसा रखना है कि भाई वो दिखने में अच्छा हो और पेपर की क्वालिटी जो है वो भी बढ़िया होनी चाहिए। तो क्या है कि वो अट्रैक्ट करता है अटेंशन और लोगों को खोलने में मजबूर करता है, काफ़ी बार भरने के लिए, फॉर्म भरने के लिए भी मजबूर करेगा, ठीक है। अब हम प्राइमरी डेटा कलेक्शन मेथड्स में चौथी मेथड यानी कि शेड्यूल्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ये जो होती है शेड्यूल्स हैं, ये क्वेश्चनर की तरह ही होता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा बहुत फ़र्क है। क्वेश्चनर्स में क्या था कि हमने पोस्ट कर दिया, पोस्ट सबको मिल गई और सब ने, हम एज्यूम करते हैं कि सब ने फॉर्म पर सवाल के जवाब लिखे और वापस पोस्ट कर दिया।
क्वेश्चन के जो कुछ में प्रॉब्लम्स थे, जैसे कि जिसको पोस्ट किया वो पढ़ा लिखा होना चाहिए, ठीक है, समझदार होना चाहिए, ओके। वो सब क्राइटेरिया को सॉल्व करने के लिए क्या किया, शेड्यूल्स किया को बनाया गया। शेड्यूल्स होता क्वेश्चन नहीं है, लेकिन क्या होता है इस बार ये शेड्यूल्स को लेके आता है एक पर्सन, जिसे कहते हैं एन्यूमरेटर, ठीक है। तो एन्यूमरेटर एक तरह से शेड्यूल बोलेंगे तो क्या क्या पर्सनल इंटरव्यू प्लस क्वेश्चन है, ऐसा बोल सकते हो। इस तरह का कॉम्बिनेशन को आप समझ सकते हो शेड्यूल्स। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक एनिमेटर होता है जिसे आप ट्रेन करते हो कि भाई ये क्वेश्चन है, ये शेड्यूल में जो सवाल पूछे गए हैं ये किस तरह के सवाल हैं, उनके जवाब कैसे होने चाहिए, किस तरह के जवाब चलेंगे, किस तरह के जवाब नहीं चलेंगे, किस तरह के जवाब पे क्या लिखना चाहिए, क्या नहीं लिखना चाहिए, ठीक है। तो वो सब उसको ट्रेन किया जाता है और फिर वो क्वेश्चन है को यानी कि शेड्यूल को लेके जिनसे पूछना है वहाँ पे जाएगा, वहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भी सवाल पूछेगा और आंसर्स कलेक्ट करेगा। ओके, अब डेटा कलेक्शन का जो मेथड है उसमें जैसे कि मैंने कहा कि ये शेड्यूल सब कलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एनिमेटर को सब पता होता है कि भाई आप ये क्यों कर रहे हो स्टडी, ठीक है। और शेड्यूल्स के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करवाने का जिम्मेदारी उनके सब पे रहती है। क्वेश्चन ऐसे किसमें कैसा था कि वो जिस रिस्पॉन्डेंट को जिसका जवाब देना है उसका देगा, जिसका नहीं देना है वो नहीं देगा। तो इस केस में क्या होता है कि शायद हो सकता है कि किसी चीज़ का जवाब नहीं देना है तो एटलीस्ट यहाँ पे एन्यूमरेटर लिख सकता है वहाँ पर कि भाई जवाब नहीं देगा या इसको पता नहीं है। तो उस तरह से ये इन्फॉर्मेशन आपको प्रॉपर्ली मिल सकती है, ठीक है। तो शेड्यूल्स को इस तरह से एन्यूमरेटर्स यूज़ करते हैं। तो शेड्यूल्स भी आगे जनरली क्या होता है कि पॉपुलेशन कंट्रोल या उस तरह की जो पॉपुलेशन का काउंटिंग करते हैं गवर्नमेंट एजेंसी, वो जनरली शेड्यूल्स के थ्रू करती है। आपको पता होगा कि घर घर पे जाके वो आते जनगणना के लोग आते हैं और फिर उनके यहाँ कागज़ होगा और आपको पूछेंगे कितने लोग हैं, ये वो सब। तो वो शेड्यूल्स उनको वो एन्यूमरेटर्स होते हैं, वो शेड्यूल्स के अकॉर्डिंग सारा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, ठीक है। अब शेड्यूल्स के एडवांटेज क्या है, ठीक है। तो शेड्यूल्स का मेन एडवांटेज है कंपेयर टू क्वेश्चन एसेस के भाई नॉन रिस्पॉन्स जो मैंने कहा था वो नहीं होता, वो कम हो जाता है। क्योंकि क्या है, क्योंकि ये सारी इन्फॉर्मेशन एन्यूमरेटर होती है, आमने सामने होते हैं। तो उसके वो जो नहीं देने हैं वो उसको पूछ सकता है कि भाई काफ़ी बार क्या हो सकता है कि वो उतना एजुकेटेड नहीं है या उसको समझ में नहीं आ रहा है कि आपने क्या पूछा है। तो एन्यूमरेटर उसको समझाएगा तो उसकी वजह से वो रिस्पॉन्स करेगा, वो नोट हो जाता है। यहाँ पे कौन जवाब दे रहा है वो आपको आइडिया। काफ़ी बार क्या होता है कि भाई फॉर्म किसी को भेजा गया है, किसी और ने भर के भेज दिया, तो यहाँ पे पता है कि कौन जवाब दे रहा है, वो नोट हो सकता है, ठीक है। तो क्योंकि लोग जाके कलेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे टाइमली सब कुछ कलेक्ट हो जाता है इन्फॉर्मेशन, ठीक है। यहाँ पे अगर कोई पढ़ा लिखा नहीं है तो भी आप उससे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो। और क्या है, क्योंकि आपने एन्यूमरेटर को प्रॉपर ट्रेन किया हुआ है तो इस केस में क्या हो जाता है कि डेटा कलेक्शन के बारे में जो भी डिफ़िकल्टीज है वो कोई एनकाउंटर नहीं करता है, सारा इन्फॉर्मेशन प्रॉपर्ली मिल जाता है, ठीक है। अब इसके नुकसान क्या है, तो ये रिलेटिवली एक्सपेंसिव है, ठीक है। क्योंकि आप एनिमेटर्स को अपॉइंट करोगे और शेड्यूल्स को बनाओगे, एनिमेटर्स को ट्रेन करोगे, ठीक है। एनिमेटर के लिए पहले आपको इंटरव्यू रखना पड़ेगा कि भाई प्रॉपर लोग हैं कि नहीं है, उनको ट्रेन करना पड़ेगा कैसे करना है सारा प्रोसेस, ठीक है। ओके, क्योंकि इसमें एक पर्सन इन्वॉल्व है जो पूछेगा सवाल और जवाब लिखेगा तो बायस आ जाएगा। तो बायस भी आ सकता है। काफ़ी बार क्या होता है कि उसको किसी और ने कुछ पैसे दिए या उसको किसी और चीज़ में इंटरेस्ट है तो वो चीटिंग भी कर सकता है आपके साथ इन्फॉर्मेशन के रिगार्ड में, ठीक है, गलत इन्फॉर्मेशन डाल के। काफ़ी बार कुछ पूछा जवाब नहीं दिया तो उसने चलो मैं ये लिख देता हूँ, तो उस तरह की चीटिंग भी हो सकती है यहाँ पर। देयर इज़ डिफ़िकल्टी सेंडिंग एनिमेटर्स ओवर अ रिलेटिवली वाइड एरिया। तो जिस तरह से क्वेश्चन बहुत बड़ा एरिया कवर करते थे, एनिमेटर्स को हर जगह भेजना
थोड़ी मुश्किल बात है, भेज सकते हो लेकिन वो मुश्किल है और टाइम कंज्यूमिंग भी रहेगा, तो ये उसके डिसएडवांटेज है। तो प्राइमरी कलेक्शन मेथड्स में आपका एक कंपैरिजन करना हो तो आप कर सकते हैं कि भाई ऑब्जर्वेशन मेथड है, इंटरव्यू मेथड है, क्वेश्चन मेथड है, शेड्यूल मेथड है। तो ऑब्जर्वेशन में क्या है, नॉन इंटरेक्टिव, यानी आप किसी से कुछ बातचीत नहीं करते हो। इंटरव्यू में क्या होता है, आप बातचीत करते हो। क्वेश्चनर में एक फॉर्म भेजा जाता है। शेड्यूल्स में एनिमेटर्स हैं, वो फॉर्म भरते हैं। ऑब्जर्वेशन मेथड आपने देखा है एक्सपेंसिव है, इंटरव्यू मेथड भी एक्सपेंसिव है। क्वेश्चनर्स मेथड है वो सबसे चीप है, शेड्यूल्स उससे थोड़ी महंगी रहती है रिलेटिवली, ठीक है। ऑब्जर्वेशन का स्कोप बहुत लिमिटेड है, ठीक है, एक ही बंदा है, एक ही ऑब्जर्वेशन कर रहा है तो लिमिटेड है। इंटरव्यू क्या है, वाइड स्कोप है, जितना आपको आप उसमें डीप जाना चाहते जा सकते हो, ठीक है। क्वेश्चनर में भी वाइड कवरेज है, ठीक है, फिजिकली, ओके। शेड्यूल्स में भी काफ़ी बड़ा एरिया कवर कर सकते हो। ऑब्जर्वेशन वाला जो मेथड है कौन अपनाता है, तो रिसर्च फर्म्स हैं, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो सब कर सकते हैं, ठीक है। इंटरव्यू वाले हैं वो थोड़े बड़े बड़े फर्म्स यानी कि प्राइवेट एंटरप्राइज या रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस होंगे, वो सब करेंगे। क्वेश्चनर्स है वो अगेन बड़ी कंपनी, बड़े रिसर्च फर्म्स और गवर्नमेंट कर सकती है। और शेड्यूल्स जनरली गवर्नमेंट और बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि हू है, यूनो है, यूनिसेफ है, ठीक है, उस तरह की चीज़ों के जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सब इस सब मेथड्स को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन प्राइमरी डेटा कलेक्शन मेथड के बारे में मिली होगी। मैं इसके साथ ये सेशन यहाँ पे एंड करता हूँ। किसी को कोई क्वेरीज हो तो आप नोट डाउन कर लीजिए, हम एक बार क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे तो आप वो क्वेश्चंस पूछ के हमसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं।